अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा संस्कृत। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत विषय सीटेट और टेट परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी विषय है और इसकी अच्छी तैयारी इस परीक्षा को सफल करने में अपना विशेष सहयोग देती है। तो आइए पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण। अब एक प्रश्न उठता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। अंग्रेजी में जिसे ग्रामर कहते हैं, तो बिना व्याकरण के ज्ञान के किसी भी भाषा का अच्छी तरह से बोलना, लिखना और समझना यह असंभव हो जाता है। तो देखिए व्याकरण की परिभाषा क्या है। वह विद्या जिसके पढ़ने से व्यक्ति को किसी भाषा का अच्छी तरह से पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाता है। व्याकरण कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा कि वह ज्ञान जिसको पढ़ने से किसी भी भाषा का अच्छी तरह से पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाता है, व्याकरण कहलाती है। अब अगला एक्चुअल में एक शब्द आया है यहाँ पर, भाषा। किसी भाषा का अच्छी तरह से पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाता है। तो भाषा क्या है, जिसे अंग्रेजी में हम लैंग्वेज कहते हैं। तो भाषा क्या है, वह माध्यम जिसके द्वारा हम किसी के सामने अपने विचारों को पढ़कर, लिखकर या बोलकर समझाते हैं, भाषा कहलाता है। देखिए, वह माध्यम पढ़कर, लिखकर, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को पढ़कर, लिखकर अथवा बोलकर
समझाते हैं। भाषा कहलाता है। अब आता है भाषा के भेद। तीन भेद होते हैं भाषा के। पहला है लिखित, दूसरा है मौखिक और तीसरा है सांकेतिक। तो लिखित में क्या होता है कि हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, मौखिक में जबानी रूप से व्यक्त करते हैं और सांकेतिक में संकेतों के द्वारा। जैसे कई बार हम संकेत करते हैं कि मतलब भूख लगी है तो हम खाने का इस तरह से इशारा करते हैं, या और किसी काम के लिए अलग अलग तरीके से हम संकेत देते हैं, तो ये संकेत सांकेतिक होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब कोई भी भाषा शुरू होती है तो वो शुरू कहां से होती है, उसकी जो मूल इकाई है वो होती है वर्ण। वर्ण, तो वर्ण की परिभाषा देखते हैं। किसी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। इसका एक निश्चित आकार और उच्चारण होता है। यानी किसी भी भाषा में वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है, और प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित आकार होता है, साथ ही साथ उसका एक निश्चित उच्चारण होता है। जैसे का है तो इसे जब हम स्वर रहित कर देते हैं, ये अब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये वर्ण है। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया।
अब आइए वर्ण के भेद। तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो पहले हम देखते हैं स्वर। अंग्रेजी में इसे वोवेल कहते हैं। वह वर्ण जिसका उच्चारण करने में वह वर्ण जिसका उच्चारण करने में दंत जिह्वा तालु। दंत का मतलब है दांत, जिह्वा का मतलब है जीभ, तालु का मतलब होता है मुंह का ऊपरी भाग जहां हमारी जीभ जाती है। तो वह वर्ण जिसका उच्चारण करने में दंत, जिह्वा, तालु आदि की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाती है। सामान्य रूप से इसकी एक परिभाषा और दी जाती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता के किया जाता है, अर्थात जिनका उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं ली जाती। तो यहाँ थोड़ा सा स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है कि किसकी सहायता नहीं ली जाती है। तो इस परिभाषा में मैंने स्पष्ट कर दिया है कि दंत, जिह्वा, तालु आदि की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं। अब देखिए स्वर के भेद। तो स्वर को वही तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व। ह्रस्व स्वर। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि वह स्वर जिसका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है।
ह्रस्व स्वर कहलाता है। ह्रस्व का मतलब होता है, ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा। ह्रस्व स्वर कहलाता है। उदाहरण, आ, ई, उ, री और ले। दूसरे शब्दों में इसको हम ये कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में अल्प समय लगता है। समझ में आया? अल्प का मतलब थोड़ा। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में थोड़ा समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, ली। समझा गया होगा? अब आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो परिभाषा देखिए, वह स्वर जिसका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है। कितना समय लगता है? दो मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वह स्वर जिसका उच्चारण ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लेता है, यानी जितने समय में ह्रस्व स्वर का उच्चारण किया जाता है उससे दुगुना समय अगर लगता है किसी वर्ण का उच्चारण करने में, तो वो जो है दीर्घ स्वर कहलाता है। उदाहरण देखिए, आ, ई, उ, बड़े री, इसे इस तरह से लिखते हैं, और बड़े री। ह्रस्व स्वर में जो है ए भी आएगा। तो आ, ई, उ, री, लरी, आए, ओ, आओ, समझ आ गया होगा? अब तीसरा प्रकार है इसका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर तो परिभाषा देखिए, वे वर्ण
जिनका उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर कहलाते। उदाहरण देखिए, ओम। अब इसमें ये जो तीन का अंक है, तीन मात्रा का समय लगने के कारण ही लिखा गया है। प्राचीन समय में तीन इसी तरह से लिखते थे हिंदी की गिनती में। तो ये तीन का अंक जो है तीन मात्रा में लगने वाले समय को ही व्यक्त करता है। इसी तरह से हे राम। तो समझ में आ गया होगा। यानी प्लुत स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। उदाहरण है ओम, हेरा। तो समझ में आ गया होगा कि स्वर किन्हें कहते हैं। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में दंत, जिह्वा, ओठ, तालु आदि की सहायता नहीं ली जाती है। सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी जो है अंग्रेजी माध्यम में जो पढ़ते हैं, वो जब टीटी की तैयारी में आते हैं, सीटेट की तैयारी में आते हैं, तो थोड़ा उन्हें परेशानी का अनुभव होता है। तो इसे हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि द लेटर्स विच आर बीन स्पोकन विदाउट द हेल्प ऑफ टंग, टीथ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ आर नोन एज द वॉवेल। ओके, तो इसे जो है तीन भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर यानी अब इसके अंतर्गत उदाहरण में देख लीजिए, अ, इ, उ, ऋ, दृ, ए। तो इनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगा। दीर्घ स्वर वह स्वर जिसका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगा। यानी वह स्वर जिसका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाता है। उदाहरण है आ, इ, उ, ऋ यानी बड़ी री है और लृ। एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो लृ है ये संस्कृत में है और बड़ी री भी संस्कृत में है, जबकि हिंदी में ये दोनों वर्ण नहीं है। तो री, बड़ी री, आय, ओ, औ। प्लुत स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? आगे आइए। अब आइए व्यंजन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो इसकी परिभाषा है वे वर्ण जिनका उच्चारण दंत, जिह्वा, ओष्ठ, एवं तालु
आदि की सहायता से किया जाता है। व्यंजन कहलाते हैं। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में ओष्ठ, दंत, जिह्वा, तालु आदि की सहायता ली जाती है। दूसरी परिभाषा इसकी ये भी है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। समझ लेना। दूसरी परिभाषा इसकी ये भी है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है या वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। अब आइए देखिए व्यंजन के दिन। तो व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग देखिए, स्पर्श बिंदु। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में मुख का कोई न कोई हिस्सा अवश्य स्पर्श करता है। स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। या बांटा गया है। इसमें 25 वर्ण होते हैं। तो अब ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है का वर्ग। तो का वर्ग के जो वर्ण हैं वे हैं का, खा, गा, घा, अंगा। दूसरा है चा वर्ग। इस चा वर्ग के जो व्यंजन हैं चा, छा, जा,
झा और ञ। अगला है टा वर्ग। टा वर्ग के व्यंजन हैं टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। उच्चारण पर ध्यान देते जाइएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे बच्चे जो है गलती करते हैं उच्चारण में। अगला भाग है इसका ता वर्ग। ता वर्ग, ता, था, ता, धा, ना। और लास्ट है पावर। तो पावर के जो व्यंजन हैं पा, फा, बा, भा, मा। तो इस प्रकार ये हुए स्पर्श व्यंजन। और प्रत्येक वर्ग में जो व्यंजन की संख्या है वो 5 है। तो इस तरह से जब 5 वर्गों में विभाजित किया गया है तो व्यंजनों की संख्या कुल मिलाकर 25। एक चीज और समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जब मतलब इसको अंगा पढ़ा जाता है, अंगा, और इसको आड़ा। कई बार लिखने में गलती कर देते हैं बच्चे, जैसे गण लिखना है गण, तो वो इस तरह से लिख देते हैं, जबकि ये गण है और गण इस तरह से लिखा जाता है। तो यानी ध्यान दीजिएगा, इसका उच्चारण अंगा है और इसका आड़ा है। समझा गया? अब एक चीज और देख लीजिए कि जितने भी व्यंजन हैं ये सभी स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं। जैसे चाह है, ये स्वर की सहायता से बोला गया है। जब अब इसको हम इससे स्वर अलग करेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा आधा चा, और ये स्वर इसका अलग हो जाएगा आ। तो समझ में आ गया? यानी जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया गया है। तो नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया ना? ऊष्म व्यंजन के बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के मध्य आते हैं।
अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। समझ में आया? वे व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के मध्य आते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। और अंतिम भेद है इसका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन क्या है? वे व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है अर्थात गर्म वायु निकलती है। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, शा, शा, शा और हा। अब इसके बाद आता है आपका संयुक्त व्यंजन। तो आपने देखा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और चौथा भाग है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या आता है, इसकी परिभाषा क्या है? वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।
उदाहरण देखिए, शाह। अब ये शाह जो है सॉरी छत। अब ये जो है का प्लस शाह से बना है। इसी तरह से त्रा, ये जो है ता प्लस रा से बना है, यानी आधा ता और रा। इसी तरह से ज्ञान, ये जो है जा आधा जा प्लस यहां से मिलकर देगा। तो ये संयुक्त व्यंजन हो गए। और व्यंजनों के अंतर्गत कुछ विशेष व्यंजन है, कुछ विशेष व्यंजन हैं, जैसे रा, इसको क्या पढ़ते हैं? रा। हा, रा, हा, जिसे गढ़वा लिखते हैं, गढ़वा। और रा का उच्चारण यानी देखिए जिसे गढ़वा, गढ़वा, दोनों में अंतर है। तो लिखने में छात्रगण गलतियां करते हैं, इसको पढ़ा जाता है गढ़वा, गढ़वा। और विशेष व्यंजन के अंतर्गत ही श्रा। तो समझ में आ गया होगा। इस तरह आपने देखा कि स्वर और व्यंजन हो गए आपके। व्यंजन स्वरों के अंतर्गत आपने देखा था कि अभी जो है हमने व्यंजन में स्वरों में अंग और आहा इसे नहीं रखा है। तो ये स्वरों के अंतर्गत नहीं आते हैं, आते तो हैं लेकिन इनकी गिनती नहीं की जाती है। अंग जो है आपका ये अनुस्वार है और आहा जो है ये आपका विसर्ग है। तो इस तरह से संस्कृत वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो 51। कितनी है? 51 यानी 51। यानी ये जो है संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या। संस्कृत वर्णमाला में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। बहुत बार ये छात्र गलत कर जाते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो है 51। नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया ना। तो आज आप पढ़े स्वर और व्यंजन तथा इनके भेद। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम माहेश्वर सूत्र, वर्णों का उच्चारण स्थान और कुछ संबंधित परिभाषाएं।